हेलो स्टूडेंट। आरबीएससी टॉपर चैनल पर आप सबका स्वागत है। हमने नोट्स की जो सीरीज शुरू कर रखी थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमने क्वेश्चन की जो सीरीज शुरू कर रखी है इसे आज से हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण के पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए थे। अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो इसका आंसर है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्या करता है, क्रिया क्रिया करके अलग होने वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक और नए पदार्थ जो बनते हैं वो प्रतिफल या उत्पाद कहलाते हैं। देखिए इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं H2 प्लस Cl2, ये दोनों तो हैं अभिकारक, और ट्वाइस ऑफ HCl जो प्रतिफल के रूप में बन रहा है ये क्या कहलाता है, प्रतिफल। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता लिखो। तो देखते हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें कोई गैस उत्पन्न होती है। कई रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें अवक्षय प्राप्त होता है। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ताप में भी परिवर्तन होता है। चौथी है, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के रंग में भी परिवर्तन होता है। और पांचवी है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में भी परिवर्तन होता है। तो ये है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना समझाइए। तो देखते हैं, समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होती है। उससे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जिस समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे नीचे लिखी हुई है, पहली वाली जो है वो संतुलित है और दूसरी वाली जो है वो असंतुलित है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि समझाइए। तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण के दोनों ओर परमाणु की गिनती कर लेते हैं। परमाणु की यानी नीचे जो लिखा हुआ है 2H2 और O2। तो यहाँ देख लेते हैं हाइड्रोजन के कितने अणु हैं। तो दो तो इसके नीचे लगे हुए हैं, दो आगे लगे हुए हैं। तो दो और दो कितने हो गए, 4। तो इसी प्रकार इधर भी जब इसको संतुलित करेंगे तो इधर भी चेक करेंगे तो इधर भी कितने हैं, 4। इसके बाद हम तय करते हैं कि समीकरण संतुलित है या नहीं। अब हम अनुमान के द्वारा समीकरणों को संतुलित करते हैं, और अनुमान के द्वारा जो संतुलित करते हैं ये कहलाती हिट एंड ट्रायल विधि। यदि दोनों ओर प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर है तब समीकरण कैसी होगी, संतुलित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संतुलित समीकरण या रासायनिक समीकरण से होने वाले लाभ। तो पहला देखते हैं, रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों यौगिकों का संकेत एवं सूत्र के रूप में संक्षिप्त विवरण होता है। और रासायनिक समीकरण के लाभ देखते हैं, यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के बारे में जानकारी देता है। यह बतलाता है, देखिए किसके बारे में देख रहे हैं हम, रासायनिक समीकरण। यह बतलाता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले कौन कौन से पदार्थ हैं और प्रतिफल के रूप में कौन कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं। तीसरी देखते हैं इसकी, अभिक्रिया के बाद प्राप्त प्रतिफल के परमाणु की संख्या की जानकारी होती है। रासायनिक समीकरण को संक्षिप्त रूप से लिखने से बचत होती है। और पूरे विश्व में एक ही प्रकार का रासायनिक सूत्र संकेत होता है जिससे अध्ययन में सुविधा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को लिखें। पहली अभिक्रिया है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। तो इसी आइए इसकी देखते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2O और O2 मिलकर ट्वाइस ऑफ H2O2 का निर्माण कर रहे हैं, तो दो जुड़कर एक का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए ये कैसी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे एकल विस्थापित। देखिए अगर एक का विस्थापन होगा तो एकल विस्थापन, और दो परमाणुओं का विस्थापन होगा तो द्विविस्थापन कहलाती है। तीसरी देखते हैं, उभय विस्थापन या द्विविस्थापन।
जिस अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। चौथी है उदासीनीकरण अभिक्रिया। वैसे अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म के साथ, भस्म यानी कि क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है तथा जल प्रदान करता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। सातवां है हमारे जीवन में ऑक्सीकारक एवं अवकारक के प्रभाव को लिखिए। तो पहला है भोजन का पचना, दूसरा है भोजन को दुर्गंधित होना। जब भोजन को वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ दिया जाता है तब भोजन की उपस्थिति वसा तेल ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत हो जाती है और उसका गंध और स्वाद खराब हो जाता है। श्वसन की वह अभिक्रिया में देखिए, श्वसन की अभिक्रिया में ऑक्सीजन एवं अवकरण अभिक्रिया होती है। चौथा है दहन की अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अवकरण की अभिक्रिया होती है। एक तो श्वसन में होती है और एक दहन में होती है। आठवां क्वेश्चन, दहन किसे कहते हैं? तो जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति के साथ जलता है तो उसमें ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न होती है। तो जलने की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दहन कहा जाता है। नवा, ज्वाला किसे कहते हैं? जब कोई ज्वलनशील पदार्थ लौ के साथ जलता है तो उसे ज्वाला कहते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला का वर्णन करें। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, मोमबत्ती की ज्वाला का वर्णन करें। आंसर देखिए इसका, मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है जो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन। जब मोमबत्ती को जलाया जाता है तब मोम पिघलकर बत्ती के ऊपर चढ़ता है और वाष्प में परिवर्तित होकर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है। यह पीला एवं प्रकाशमान होता है। मोमबत्ती का जलना 3 भागों में होता है। पहला है केंद्रीय मंडल, यह नीले रंग का होता है। यह बत्ती को घेरे रहता है। इसमें दहन की क्रिया नहीं होती क्योंकि वाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता है। इस क्षेत्र का ताप सबसे कम होता है। इसमें माचिस की तीली नहीं जलती। देखिए, ये जो नजर आ रहा है, दूसरा है प्रकाशहीन मंडल। इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी तरह से नहीं होती, इसलिए इनके वाष्प का अपूर्ण दहन होता है। यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग है तथा यह हल्के पीले रंग का होता है। और तीसरा है प्रकाशमान मंडल। यह ज्वाला का गर्म भाग होता है क्योंकि इस भाग में मोम का पूर्ण दहन होता है। तो देखिए, इसके बाद ये मोमबत्ती वाला हो गया अपना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है द्रव्यभूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यभूत पेट्रोलियम। द्रवीकृत पेट्रोलियम जिसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी बोला जाता है, गैस की संरचना का वर्णन करें। तो पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, प्रोपेन तथा एथेन का मिश्रण होती है, लेकिन ब्यूटेन इसका मुख्य अवयव है। यह तीनों तीव्रता से ऊष्मा उत्पन्न करते हैं तथा यह एक उत्तम ईंधन है। दाब बढ़ने पर ये तीनों द्रव्य अवस्था हो जाते हैं और इस द्रव्य को ही पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। यह खाना बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एलपीजी जलने पर इस प्रकार की अभिक्रिया होती है, ये जो लिखी हुई है। एलपीजी लोहे के सिलेंडर में भरकर रखा जाता है। इस सिलेंडर में विशेष प्रकार का वाल्व लगे होते हैं जिसके खोलने से दाब कम हो जाता है और गैस चूल्हे की बर्नर की ओर प्रवाहित होती है और जलाने पर नीले रंग की लो के साथ जलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं? तो पेंट देखिए, इसका उत्तर, पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है। वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं नहीं आता है जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता। इसलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो उत्तर देखते हैं इसका, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति कैसी हो जाती है? धीमी हो जाती है। तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उपचयन ना हो सके और लंबे समय तक इनको बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। लोहा कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर देखिए,
वे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया या प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं या परिवर्तित कर देते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे एपी उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु का क्लोरीन परमाणु द्वारा